पढ़ने बैठते हैं, कुछ ऐसे जीवंत प्रश्न हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी पुस्तक अच्छी है, अपने स्वयं का नोट्स किस प्रकार तैयार करें, न जाने ऐसे कितने सवाल हमारे मन मस्तिष्क में उठते रहते हैं और हमें बेचैन करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं नवीन कुमार सिन्हा अपने YouTube चैनल नवीन सर के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाया जाए। वे कौन कौन से साधन हैं जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वे कौन कौन से तरीके हैं या पद्धतियां हैं जो हमें अच्छे अंक की ओर ले जाते हैं। कुछ छात्र टॉपर्स होते हैं, कुछ छात्र लूजर्स होते हैं। इन टॉपर्स और लूजर्स के बीच जो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल में क्या अंतर होता है, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि एक प्रभावशाली स्टडी टेबल कैसा होता है, जिसमें कि बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं और कुछ बच्चे अपने स्टडी टेबल के दोष के कारण अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो चलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि लाखों छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी विषय वस्तु पर। अच्छे स्टडी टेबल या प्रभावशाली स्टडी टेबल के कौन कौन से मुख्य आधारीय बातें हैं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने घर में पढ़ते हैं, किसी विशेष कोना को अपना स्टडी केंद्र बनाते हैं। वो हमारा चिंतनात्मक बिंदु होता है, जहां बैठकर हम अध्ययन करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। उस स्टडी टेबल में वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे अगल बगल होनी ही चाहिए, जिसके अभाव में हम अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे स्टडी टेबल के चारों ओर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपका डेली रूटीन। आपकी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी है यह बताती है कि आपका विकास कितना उज्जवल होगा। जिस प्रकार किसी गेंद को हम जितने कसकर भूमि पर पटकते हैं वो उतनी ऊंचाई को छूती है। आप अपने दिनचर्या में अपने आप को कितने त्याग पर जोर देते हैं, आपकी ऊंचाई उतना ही निर्धारित होती है। खुद को जितना आप तपाएंगे, जितना आप परिश्रम करवाएंगे, आप उतने ही उज्ज्वलता की ओर प्राप्त करेंगे। तो वो आपका जो तय करेगा, वो तय करेगा आपकी डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, किस समय क्या करते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप अपने समय के साथ अनुरूप हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास डेली रूटीन नहीं है तो आप एकदम उस नाव के समान हैं जो समुद्र के बीच तो है, नाविक भी है, पतवार भी है, लेकिन उसके पास दिशा सूचक सुई ही नहीं है, जो उसे यह बता ही नहीं पाता है कि उसे किस दिशा में जाना है। ऐसे स्थिति में वो मेहनत तो करता है, कठिन मेहनत करता है, लेकिन उस जल भंवर में वो खो जाता है। आप भी बिना रूटीन के अपने किताबों के भंवर में खो जाते हैं और नियत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास हमारे स्टडी टेबल में सबसे पहले चीज जो हमारे अगल बगल होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी डेली रूटीन। आखिर डेली रूटीन आपने बनाया, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सबने अपने जीवन में कभी ना कभी रूटीन जरूर बनाते हैं। रूटीन बनाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, कागज में तैयार करते हैं, उसे बहुत सुंदर सा जतन के साथ दीवारों पे लगाते हैं और उत्साह से 2-3 दिन उसका अनुसरण करते हैं। उसके बाद फिर वही रूटीन अपने किस्मतों पे रोती है, हम अपने किस्मतों पे रोते हैं। ऐसे रूटीन जो केवल दीवारों में टंगी हैं, जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो निरर्थक है। उसकी सहायता से आप कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को पा ही नहीं सकते हैं, असंभव है। तो एक अच्छा और प्रभावशाली रूटीन कैसा हो, आखिर कैसा हो? रूटीन लिखित हो या ना हो यह मायने नहीं रखती है, लेकिन रूटीन मस्तिष्क पर अंकित हो, उसका खाका आपके मस्तिष्क पर तैयार हो, वो मायने रखता है। मायने यह रखता है कि आपकी दिनचर्या ऐसे निर्धारित हो, आपके व्यवहार में शामिल हो, जिससे कि आपको किसी लिखित रूटीन की, उस दीवारों में टंगी रोती हुई रूटीन की जरूरत ही ना हो। उदाहरण के लिए यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, आपके 5 मुख्य विषय जो आपके 12th में हैं, आप प्रत्येक दिन उन 5 को पढ़ें। ये निर्धारित नहीं है कि हम इस समय यही पढ़ेंगे। बाध्यता नहीं हो, रूटीन में किसी भी तरह की बाध्यता नहीं हो, आपको पढ़ना है। बाध्य नहीं है कि आप पढ़ें, किस समय पढ़ें, जबकि आपको प्रत्येक दिन 5 विषय पढ़ना है।
अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक खाका तैयार किया है, हमें प्रत्येक दिन इतने विषयों का अध्ययन करना है, आप उसे कर रहे हैं या नहीं, ये आपकी रूटीन है। कब कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, कितना कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, आप कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना एक सबसे पहले ऐसा प्रभावशाली रूटीन तैयार करें जिसको देखकर आप खुश हो पाए, जिसको देखकर आपके अंदर बाध्यता या उदासी ना आए कि भाई मेरा समय जा रहा है, हम इस विषय को नहीं पढ़ पा रहे, या ऐसी खुशी ना हो या लाचारी महसूस ना हो, चलो यार हिस्ट्री का टाइम चला गया, अब तो हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है क्योंकि उसका समय तो बीत गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वो भी करना है जिस खाली समय में आपको समय मिले आप उस विषय को देखेंगे। आपके प्रत्येक दिन की जो रूपरेखा है वो हर दिन पूरी हो, जरूरी नहीं कि वो समय पार हो गया तो हम उसको छोड़ दें, किसी अन्य खाली समय में उसको मेकअप कर लिया जाए। अगर आप इस तरह एक प्रभावशाली रूटीन बनाते हैं जो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बन जाती है, धीरे धीरे आपके व्यवहार में शामिल हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपका स्वभाव इस प्रकार हो जाता है जो एक अच्छे और उज्जवल भविष्य को पाने वाले छात्रों का होना चाहिए। इस स्वभाव को जब आप पा लेते हैं तो आप अनुकरणीय हो जाते हैं, आपको अन्य बच्चे भी अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो स्टडी टेबल है उसके एक भाग में जो होना चाहिए वो है आपका डेली रूटीन। उसके बाद जो हमारे टेबल में होनी चाहिए वो हमारी है मदर बुक्स। मदर बुक्स मीन्स प्रधान या जनक बुक, ऐसी पुस्तक जिसके आधार पर अन्य रेफरेंस पुस्तकों को तैयार किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजारों में एक ही विषय के अनेक प्रकाशक होते हैं, अनेक लेखकों के पुस्तक बाजार में रहते हैं, हम इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पुस्तक से लें, किस पुस्तक को पढ़ें, कौन सा महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको करना क्या है कि आपके टेबल में उस पुस्तक जिस बेस पर आधारित हो, वह पुस्तक जिसके बेस पर आधारित हो, उसके मदर बुक को लेना। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 12 के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तक हमारी मदर बुक हो जाती है। से सारे रेफरेंस पुस्तक उसी पर आधारित होते हैं, उसी पर बेस्ड होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके टेबल में एनसीईआरटी की पुस्तक होनी ही चाहिए क्योंकि वही मदर बुक है। वो पतली है लेकिन प्रभावशाली है। कहा भी जाता है उसे कि वो लीन एंड थीन बट विटल है, जहर है। उसकी हर पंक्ति में कोई न कोई प्रभावशाली प्रश्न छुपा रहता है। यदि आप उन प्रश्नों को अंकित करते हुए अगर पढ़ते हैं तो आपकी समझ विस्तृत होती जाएगी और आपकी समझ उन छोटे छोटे नोट्सों पर आधारित नहीं रह करके आप बड़े व्यापक रूप से सोच पाएंगे। अब दूसरी बात आती है जो हमारे सामने है वो है हमारा रेफरेंस बुक। यहां आपको यह समझना है कि रेफरेंस बुक बहुत प्रकाशकों के होते हैं। आपको किसी एक प्रकाशक या किसी अच्छे उत्कृष्ट पुस्तक की खोज करनी चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि 10 खराब पुस्तकों से अच्छा एक अच्छी पुस्तक है। यदि हम एक ही अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम वो 10 प्रकार के प्रकाशकों के बीच अपने आप को भंवर जाल में खोया हुआ महसूस नहीं करेंगे। होता क्या है, यदि हम बहुत प्रकार के प्रकाशकों के पुस्तकों को ले लेते हैं, टेबल पे सजा देते हैं, वो शोभायमान बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे उन प्रकाशकों की पुस्तकों की ऊंचाइयां बढ़ती जाती है, आपके अंदर का आत्मविश्वास घटता जाता है, आप उन किताबों पर सर रखकर सो जाते हैं। आपके दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पाता है किस पुस्तक से हम तैयारी करें, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इस कंफ्यूजन में आपकी क्षमता गिर जाएगी और जिस प्रकार नदी का जल जब विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है तो उसकी क्षमता घट जाती है, आपकी पोटेंशियल पावर घट जाएगी। उस पावर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे रेफरेंस बुक, अच्छे नोट्स का तलाश करना होगा और उसको अपने टेबल में रखना होगा। जब आप एक अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके साथ मदर बुक के साथ उसके साथ तालमेल बनाते हैं तो मदर बुक और एक अच्छे रेफरेंस बुक के बीच जब तालमेल बनाते हैं, आपकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि आप एक चाय छन्नी के समान कार्य करने लग जाते हैं। जिस प्रकार चाय छन्नी चाय पत्तियों को छांट देता है और उसे चाय को आने देता है, ठीक उसी प्रकार आप आवश्यक ज्ञान जो महत्वपूर्ण है उसे आप छांटना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर यह योग्यता आ जाती है। जब आपके अंदर ऐसी योग्यता का सृजन हो जाता है तब आप बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को पलटते हैं तो आप देख पाते हैं वह पुस्तक आपके योग्यता के अनुरूप या आपके लिए उपयोगी है या नहीं। अर्थात आप खुद से उस रेफरेंस पुस्तक का चयन करने योग्य बन जाते हैं। अगर आप ऐसा पा जाते हैं तो आपकी उत्कृष्ट सफलता आपके चरणों में आने वाली है। यह कदम आपने प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज ले लें। आपके पास मदर बुक हो गया,
आपने रेफरेंस पुस्तक खरीद लिया, नोट्स ले लिया, जो आपको जरूरत है आपने ले लिया। अब तीसरी जो हमारे स्टडी टेबल में होनी ही चाहिए उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या एकेडमिक तैयारी कर रहे हों और किसी भी विशेष भाग में एग्जाम में बैठने वाले हों तो उस एग्जाम के प्रीवियस प्रश्नों का सेट आपके टेबल में होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे तैयारी तो करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन सेट पढ़ा ही नहीं। हमें यह पता ही नहीं है कि प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, उनको किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। इस बातों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक बिगिनर्स के रूप में एग्जाम में बैठेंगे और थपेड़े खाते हुए महसूस करेंगे अपने आप को। उन थपेड़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक अपने पास रखना है और उन क्वेश्चन बैंक्स का गहन अध्ययन करना है। उनमें दिए गए प्रश्नों का एक चार्ट तैयार करना है, चैप्टर वाइज चार्ट तैयार करना है कि इस चैप्टर से पिछले कई सालों में ऐसे तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इस प्रकार के चार्ट पेपर तैयार करते हैं तो जैसे जैसे आप चार्ट पेपर बनाते जाते हैं आपकी समझ इतनी परिपक्व हो जाती है। जिस प्रकार शिक्षक नोट्स तैयार करते हैं आप भी अपने नोट्स तैयार करने योग्य हो जाते हैं। आपको लगने लगता है यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब आप कक्षाओं में बैठते हैं और अपने टीचर से प्रश्न करते हैं तो आपकी प्रश्न की जो क्वालिटी होती है वो इतनी सार्थक होती है, इतने उत्कृष्ट होती है कि सामने वाले शिक्षक आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं आप में इस प्रकार की उत्कृष्टता आए तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक का गहन अध्ययन करना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इन किताबों को लेना पसंद नहीं करते, भाई कितना पैसा खर्चा करें। इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में आज हम जो खर्च कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए पूंजी बनने वाली है। तो सबसे पहले हमारे टेबल में दिनचर्या, डेली रूटीन हो गई, मदर बुक्स ले लिए, रेफरेंस बुक्स ले लिए, नोट्स आदि ले लिए और हमने क्वेश्चन बैंक तैयार ले लिया और एक प्रश्नों का टेबल तैयार कर लिया कि इस चैप्टर के ये प्रश्न हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं। इस प्रकार आपने एक विवरण तैयार कर लिया इसके सहायता से। अब पांचवी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है सिलेबस, पाठ्यक्रम। सामान्यतः इसे हम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आप ऊंचे क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि हमने इंटर कर लिया है या इंटर के बाद बीए में है, एमए कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप जिस भाग में बैठने वाले हो एग्जाम में उसका सिलेबस ही आपके पास नहीं हो, उसका सिलेबस आपको पता ही नहीं हो तो समझ सकती है आप कैसे स्टूडेंट हैं। एक ऐसे स्टूडेंट हैं, उन 80% सामान्य स्टूडेंटों के बीच आप हैं जिनको अपने विषय का सिलेबस तक नहीं पता। जिसे सिलेबस ही नहीं पता होगा वो अपना पाठ्यक्रम के रूप में अपने आप को तैयार कैसे कर पाएगा। वो तो ऐसे होगा कि किताबें आप पढ़ते जाएंगे, चैप्टरों को मेहनत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है चैप्टर आपके लिए आवश्यक है कि नहीं। हो सकता है जिस चैप्टर में आपने बहुत मेहनत किया वो चैप्टर आपके लिए आवश्यक ही नहीं है। हमने किसी हिस्ट्री के बड़े राइटर का बुक ले लिया, उस बुक को पढ़ लिए, किसी एक चैप्टर को पढ़े, पता लगा वो चैप्टर आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपने अथक परिश्रम करके जो प्राप्त किया वह प्राप्ति आपके एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। ऐसे स्थिति में आप अपने आप को कोसेंगे, पछताएंगे और कभी कभी महसूस करेंगे कि भाई ये पूछे गए प्रश्न तो सिलेबस से बाहर है, जबकि आपको इस स्वयं सिलेबस के बारे में नहीं पता। तो हमारे पास हमारे टेबल में सिलेबस हो और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उसके पहले आप सिलेबस का अध्ययन कर लें, समय दें। यदि आपको उत्कृष्टता की ओर जानी है, यदि आपको अच्छे नंबर लानी है तो आपको समय देना होगा, साथ ही अपना कार्य स्वयं करना हो। कहा भी गया है किसी कार्य को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली भूमिका होती है कि कार्य आप स्वयं करें। तो आप स्वयं करें, यह सिलेबस आप लें और इसके आधार पर एक स्वरूप तैयार करें। ये तीनों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिएगा आपको लगने लगेगा कि आपकी समझ इतनी अच्छी हो गई है कि आप स्वयं प्रश्नों का निर्माण करने लगे हैं और चयन करने लगे हैं। उसके बाद जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका चैप्टर वाइज टेबल, मार्क्स टेबल, चैप्टर वाइज टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्स टेबल। अगर आपने क्वेश्चन बैंक, संदर्भ पुस्तक आदि के बीच और सिलेबस आदि के बीच तालमेल बनाने सीख गए हैं तो आप यह समझ आएंगे कि किस चैप्टर में कितना मार्क्स आता है। अगर आप चैप्टर वाइज मार्क्स तैयार कर लेते हैं
तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है। यह कॉन्फिडेंस आपको यह बताता है कि मैंने 5 चैप्टर किया। मान लीजिए होता क्या, कभी कभी 15 चैप्टर मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आपके हैं, आप 15 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि उन 15 को करने के चक्कर में आप अपनी क्षमता खो देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मार्क्स टेबल बनाएंगे, चैप्टर वाइज मार्क्स टेबल तैयार करेंगे। जैसे ही आप मार्क्स टेबल तैयार करते हैं, आपको लगने लगेगा कि किन किन चैप्टरों पर हम ज्यादा जोर दें जिससे हम अच्छे अंक ला सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी और आपको अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। एग्जाम के पहले जो हमारा एक डर होता है, वो डर इसलिए होता है कि हमको लगता है जो पढ़ के जा रहे हैं पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। अगर आप चैप्टर वाइज मार्क्स टेबल तैयार कर लिए हैं, आपने मार्क्स मैनेजमेंट का कार्य कर लिया है, तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की आत्मविश्वास होगी कि मैं इतना नंबर तो ला ही सकता हूं। और जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आप जितना नहीं भी ला सकते हैं आप उतना भी ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रकार का कहा जाए कि आपको प्रेरणा देती है, उसका नाम है इंस्पायरेशनल थिंग्स, प्रेरणादायक चीजें। ये क्या होती है, कभी कभी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीजें हमको बहुत प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए। कुछ चीजें आपके अंदर इतनी क्षमता देती हैं कि आप कठिन परिश्रम कर पाते हैं। कुछ लोग अच्छे बातों को दीवारों पर लिख देते हैं, कुछ लोग किसी के तस्वीर लगा देते हैं। हम लोग अपने अनुसार ईश्वर की तस्वीर या किसी भगवान की तस्वीर को लगा करके उनके सामने अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के तस्वीर लगा देते हैं जिनको देखकर उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। ये प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसे मैंने शिव का तस्वीर लगाकर यह कार्य कर रहा हूं, मुझे उनसे एक शक्ति मिलती है। ऐसा लगता है कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो उनके सामने मैं ईमानदारी से कठिन परिश्रम कर पाऊंगा और खुद को जोगी बना पाऊंगा। आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक इंस्पायरेशनल थिंग होनी चाहिए जो आपके टेबल के सामने हो, जो आपको प्रेरित करती हो, आपके अंदर शक्ति देती हो कि अगर हम 3 घंटा कर सकते हैं, क्यों नहीं हम 6 घंटा कर लें, हम 8 घंटा पढ़ लें। तो वो शक्ति देने वाली चीज आपकी मां की तस्वीर हो सकती है या कुछ ऐसे हो सकती है जो आपको देती है। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। आप वो चीज अपने टेबल के सामने रखें, वो वाक्य अपने सामने रखें, मुझे अच्छा करना है ऐसा लिखकर अपने सामने रखें। कुछ ऐसा करें जो आपको शक्ति देती हो। ये हमारे टेबल के सामने होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणादायक। प्रेरणा बहुत जरूरी है कि हमें कोई शक्ति दे। उसके बाद है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है स्व विकसित नोट्स। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप किसी के गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हो, ड्राइवर चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं आराम से। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये गाड़ी ले लें और घर चले जाएं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग उनको बोलते हैं भाई हमने तो रास्ता नहीं देखा, चला तो आप रहे थे, हम तो सिर्फ बैठे हुए थे। ठीक उसी प्रकार जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आप क्या करते हैं कई बार कि हम लोग सिर्फ देखते हैं, मस्तिष्क से समझते नहीं, सिर्फ आंखों का प्रयोग करते हैं। ऐसे स्थिति में आप उस पैसेंजर के समान हैं जो उस गाड़ी पे तो सवार है, उस स्थान भी पहुंच जाता है, लेकिन वो उस रास्ते को नहीं देख पाता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप उन 80% छात्रों के साथ हैं जो केवल चलना जानते हैं, उन्हें रास्ता याद ही नहीं रहता, उनके रास्ते की समझ एकदम बनती ही नहीं है। अगर आप ऐसा हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आवश्यक है आपका अपना सेल्फ नोट्स जिसे आपने बनाया है। हम लोग कहते हैं फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, उसमें करना क्या है, उसमें उन बातों को अंकित करना है जो आपके द्वारा तैयार की गई हो, जिसके हर पंक्ति आप समझ चुके, हर बातों के क्यों का जवाब आपके पास है। अगर आप ऐसे नोट्स तैयार करते हैं तो यह नोट्स आपके लिए रामवान होगा। विषम परिस्थिति में आपका यह नोट्स आपको ऊपर ले जाएगा, नहीं तो आप छपा छपाई वाले हो जाएंगे। कभी स्कूल में गए तो आपने बोर्ड से उतारा, कॉलेज से उतार लिया, ट्यूशन में गए आपने उनसे उतारा। केवल उतारना और छापना यह आपके जिंदगी का औचित्य है ही नहीं। औचित्य है कि उन पाठों को पढ़कर आपने जो पढ़ा
मदर बुक, रेफरेंस बुक, इन क्वेश्चन बैंक, इन सब के समझ को जोड़ते हुए आप एक समग्र समझ का एक अपना नोट्स बनाएं जो आपके द्वारा निर्मित हो, आपके द्वारा समझी गई हो, आपकी समझ पर आधारित हो। यह समझ आपको ऊपर ले जाएगी। हमारे पास सेल्फ नोट्स हमारे टेबल में होना ही चाहिए। इसे हर पाठ में आपको तैयार करना है। अगला जो हमारे पास है सहायक उपस्कर, कलम, पेंसिल्स, चार्ट, स्केल्स, ये छोटी छोटी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत कारगर है। कई बार तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में पेन लेके गए और पूरा आंसर लिखे जा रहे हैं, पूरा एकदम भर दिए मेले की तरह, एकदम खचाखच। नंबर नहीं आएगा। नंबर उनके प्रेजेंटेशन पे है, नंबर उनके स्किल्स पे है, उनके एसेसरीज के यूज पे है। आप स्केल का कैसे यूज करते हैं, आप पेंसिल का कैसे यूज करते हैं, आप पेन का कैसे यूज करते हैं, आप कलर पेन का कैसे यूज कर पाते हैं। इन चीजों का यदि आप यूज करना जानते ही नहीं हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम प्रभावशाली होगी ही नहीं। आपकी जो लिखावट की स्किल है वो रचनात्मक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपका मार्क्स उन बच्चों से कम होगा जो बच्चे इसका प्रयोग करने जानते हैं। जो बच्चे अपने एसेसरीज का सही इस्तेमाल कर लेते हैं वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और हम लोग नहीं ला पाते। हमें एसेसरीज का यूज करने भी जानना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, आपकी कॉपी प्रभावशाली हो, रचनात्मक हो, देखने में अच्छी कुशलता से भरी हो, अगर इन सभी गुणों को आप पा जाते हैं तो आपका स्टडी टेबल परिपूर्ण होता है, और वह स्टडी टेबल इतना उपजाऊ होता है कि आपको भी एक अच्छे पौधे के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। तो हम लोगों ने जाना कि एक प्रभावशाली स्टडी टेबल के चारों ओर कौन सी 9 बातें हैं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार फिर हम लोग जान लें, हमारी डेली रूटीन होनी चाहिए, हमारे मदर बुक्स हमारे टेबल में हो, हमारे रेफरेंस बुक हो, हमारे क्वेश्चन बैंक हो, हमारा सिलेबस वहां उपस्थित हो, हमारा चैप्टर वाइज मार्क्स टेबल तैयार किया हो, इंस्पिरेशनल थिंग जो आपको प्रभावशाली बनाती हैं, जो आपको प्रेरणा देती है वो वस्तु वहां पर हो, आपका नोट्स जो हर विषय के लिए तैयार किया गया है वो आपके सामने हो, आपके लिए आवश्यक जितनी भी एसेसरीज हैं वो उपस्थित हो। ये 9 चीज यदि आपके स्टडी टेबल पर है तो एक दिन आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे और सफल होंगे और अच्छे भविष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत सहयोग करेगा आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण में और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगले वीडियोस में हम लोग ये जानेंगे कि एक शिक्षक जब कॉपी जांच करते हैं, जब उसका मूल्यांकन करने बैठते हैं तो वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अगर हम यह सोचकर कॉपी में लिखें कि हमारे टीचर्स जो हमारे कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं उनकी सोच के अनुरूप हमने लिखा है कि नहीं, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।